हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, कल हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर और आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे फोर्स क्या होता है। ठीक है, फोर्स के बारे में आप डिफरेंट क्लासेस में पढ़ते रहे स्टूडेंट। ठीक है, और हम लोग फोर्स के बारे में जो जानेंगे उसे पॉइंट वाइज देखिए। पहला तो ये है स्टूडेंट, फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफर्ट, यानी काज है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पुल एंड पुश, in the form of pull and push। ठीक है स्टूडेंट, फोर्स हमारा क्या है, एक्सटर्नल काज है, इफेक्ट है, इफर्ट है और क्या है, फॉर्म ऑफ पुल एंड पुश है। इसका मतलब ये बाहर से अप्लाई होता है स्टूडेंट। ठीक है, और क्या होता है स्टूडेंट, फोर्स आइदर चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी along straight line। ठीक है स्टूडेंट, फोर्स में आप दो बातें ध्यान रखेंगे। फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट काज इन द फॉर्म ऑफ पुल एंड पुश। फोर्स आइदर चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी किसी बॉडी का स्ट्रेट लाइन के एलॉन्ग में रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करता है या चेंज कर देता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग इसके आगे देखेंगे तो फोर्स हमारा मूल रूप से है क्या, इट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स क्या है हमारा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाय एफ। इट इज डिनोटेड बाय एफ। एफ लिखते हैं, वेक्टर ऐसे लगाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन, इसको एन लिखते हैं। यानी जो फोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, वो एक्सटर्नल इफेक्ट है, पुल एंड पुश के फॉर्म में है और ये क्या कर सकता है कि रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन को, जो कि एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन है, या तो चेंज कर देता है या चेंज करने का प्रयास करता है। ओके स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स दो तरह के होते हैं स्टूडेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फोर्स। नंबर फर्स्ट, कांटेक्ट फोर्स। नंबर टू, नॉन कांटेक्ट फोर्स।
नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब देखो स्टूडेंट, कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जिसमें क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट करेगा तब अप्लाई होगा। ठीक है, ए फोर्स which is applied in the contact of two object is known as contact force. That is best example of contact force is friction. ठीक, और क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारा डस्टर है, इसको हम ऐसे ऊपर उठा रहे हैं तो कांटेक्ट से उठा रहे हैं, ऐसे देखिए, तो ये भी कांटेक्ट फोर्स है। हम कोई चीज़ हाथ में टांग के ऐसे सूटकेस वगैरह लेकर चलते हैं तो वो भी कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हैं। ये सब आप ना पढ़ते समझते रहिए। ठीक, दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये ऐसे हमारा ढक्कन है, इसको हमने फ्री छोड़ा तो नीचे गिरा, इसका मतलब कोई फोर्स इसको खींच रहा है जो इसके कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी लग रहा है। ये फोर्स हमारा कौन सा है स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमारा नॉन कांटेक्ट भी है और कहीं कहीं कांटेक्ट पर भी हो जाता है, पर है नॉन कांटेक्ट रियली में ये। ठीक है, दूसरा इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ये सब बिना कांटेक्ट के अप्लाई हो जाते हैं स्टूडेंट, इसलिए इन्हें नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, ए फोर्स विच इज अप्लाइड विदाउट एनी कांटेक्ट ऑफ ए बॉडी इज नोन एज नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है स्टूडेंट, आप इनका पढ़ते रहिए और समझते रहिए, आप इनके बारे में खूब अच्छी तरह से समझिए। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, जैसे ये यहाँ पर ऐसे रुका हुआ है, सपोज कर लो ये रुका है, रेस्ट में है। अब इसको हम अगर चला रहे हैं तो कोई फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। ऐसे देखिए रुका है, अब इसको हम ऐसे चला रहे हैं, देखिए ऐसे इधर ला रहे हैं, इधर ला रहे हैं, इधर ला रहे हैं, इधर ला रहे हैं, तो इसमें हमें एक फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक, इसका मतलब कि इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसमें स्टेट चेंज को अपोज कर रही है। ठीक है, तो इनर्शिया द इनहेरेंट प्रॉपर्टी the inherent property of a body ठीक, which opposed to any change, which opposed to any change of the state of body, अब स्टेट में क्या आ सकता है स्टूडेंट, स्टेट में तीन चीज़ें आ सकती हैं। एक तो आ सकता है स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ऑफ एनी चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी। ठीक, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच अपोज टू द एनी चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी इज नोन एज इनर्शिया, is known as inertia, known as inertia। ठीक है,
इनर्शिया क्या होती है स्टूडेंट? एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो उसके अंदर होती है, उसका आंतरिक गुण होता है। एक तरह से किसी भी बॉडी के ऑब्जेक्ट के अंदर से ये गुण मौजूद रहता है। ठीक है, अब ये डिपेंड किस पर करेगा स्टूडेंट? देखो स्टूडेंट, ऐसे यहाँ पे एक हमारा ये है पेन है, इसको हम इजीली चला लेते हैं। अभी अगर इसी पर हम थोड़ा एक पत्थर बड़ा सा रख दें जिसका मास ज़्यादा हो जाए तो उसे चलाने में थोड़ी और कठिनाई होगी। सड़क पर अभी एक साइकिल हो जिसका मास कम हो, आप इजीली उसको पुश कर देंगे, ठीक, पुल कर देंगे, पुश कर देंगे। लेकिन अभी ट्रक खड़ा हो जिसका मास ज़्यादा हो तो आप ना उसको पुल कर पाएंगे ना पुश कर पाएंगे, फिर कई लोग मिलकर वहाँ लगाते हैं। तो आप इसको समझिए कि इनर्शिया क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, और ये किस पर डिपेंड है? मास पर डिपेंड है। इट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी। ये किस पर डिपेंड है? बॉडी के मास पर डिपेंड है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स हम लोग ले सकते हैं स्टूडेंट। वैसे तो 2 टाइप होती है इनर्शिया। पहला होता है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। और इसी मोशन के अंदर ये तीसरा भी हम लोग रखते हैं, लेकिन अलग हम लोग बताते हैं इसको। ठीक है, ये मोशन के अंदर ही होता है, लेकिन हम लोग इसको अलग बताते हैं क्योंकि कभी कभी रेस्ट वाले में भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अप्लाई हो जाता है। तो तीसरा हम लोगों का है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, रेस्ट का मतलब जान ही रहे हैं, जो रुका है। एवरी बॉडी अपोज टू द एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, दिस फिनोमेना इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हुआ? मतलब कि जो रुका हुआ है वो रुका रहना चाहता है स्टूडेंट। ठीक है, इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट देन इट विल रिमेन ऑलवेज इन रेस्ट। ठीक है, आप स्टेटमेंट नोट करके आराम से नोट्स बढ़िया बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल हम लोग देखें। अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट, ठीक, तो कहाँ कहाँ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं? पहला तो ये देखिए स्टूडेंट, एक ग्लास है, ये ऐसे ग्लास होती है ऐसे, इसके ऊपर ये हम लोग रेक्टेंगुलर एक ऐसे कार्ड रख देते हैं। ठीक, प्लेन शीट रख देते हैं, इसके ऊपर हम लोग कॉइन रख देते हैं ऐसे कॉइन। ठीक, अब हम लोग अचानक से इस पर सडनली फोर्स अप्लाई कर देते हैं, फोर्स। तो क्या होता है कि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट कॉइन तो वहीं रह जाता है, लेकिन ये हमारी सीट दूर हट जाती है और कॉइन यहाँ से आकर के इसमें गिर जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ये एग्जाम्पल है। दूसरा होता है व्हेन ए बस स्टार्टेड सडन द स्टैंडिंग पर्सन फॉल्स बैकवर्ड। ठीक, जब कोई बस अचानक से सडनली स्टार्ट होती है तो उसमें जो स्टैंडिंग पर्सन होते हैं कभी कभी वो पीछे की तरफ गिर पड़ते हैं। ठीक, उसका रीज़न ये होता है स्टूडेंट कि जैसे सडनली बस स्टार्ट हुई तो उनका नीचे का पार्ट जो पैर है वो तुरंत ही इनर्शिया ऑफ मोशन में हो जाता है, लेकिन ऊपर का पार्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहता है और इस कारण वो पीछे हो जाता है। ठीक है,
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक तो ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट को जब हम लोग स्टिक से हिट करते हैं तो डस्ट पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं उसका। इसका रीज़न ये है कि जब हम लोग उसको हिट करते हैं ब्लैंकेट को स्टिक से, तो ब्लैंकेट तो मोशन में आ जाता है, लेकिन डस्ट पार्टिकल ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट उससे सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं। ठीक है। इसी तरह जब आप कंबल वगैरह झाड़ते हैं, ये सब एग्जाम्पल आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक। अब इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है स्टूडेंट, आप देखो, जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है वो हमेशा उसी यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहती है। एवरी बॉडी opposed to the any change in the state of uniform motion, this phenomena is known as inertia of motion। ठीक है। A body which are in uniform motion, it will remain always in uniform motion। जो यूनिफॉर्म मोशन में है वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है। इनर्शिया ऑफ मोशन का एक आध एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक। और इनके एग्जाम्पल हम वीडियो के बीच में लगा देंगे, आप वो एग्जाम्पल सब आराम से पढ़ते रहिएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब इसका एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट, जैसे क्या होता है स्टूडेंट कि बस में लोग स्टैंडिंग पर्सन चलते हैं मान लीजिए, और सडन बस स्टॉप हो जाती है। जैसे स्टॉप होती है तो जो स्टैंडिंग पर्सन है उनके फुट जो कांटेक्ट में है बस के, वो सडनली रेस्ट में आ जाते हैं, पर ऊपर का भाग इनर्शिया ऑफ मोशन कारण थोड़ा आगे बढ़ता है और वो आगे की ओर गिर जाते हैं। ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल हम लगा देंगे, उसमें आप पढ़िएगा। ठीक है। तीसरा हमारा होता है स्टूडेंट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। everybody opposed to the change in the direction of motion। everybody opposed to the any change in the direction of motion। ठीक। this phenomena is known as inertia of direction। तो जो जिस डायरेक्शन में चल रहा है स्टूडेंट, वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहता, चलते रहना चाहता है स्ट्रेट, उसमें किसी भी तरह की चेंजिंग को अपोज करता है। इफ ए बॉडी इज मूव इन स्ट्रेट लाइन देन इट विल रिमेन ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही रहना चाहता है, और जैसे उसकी स्ट्रेट लाइन चेंज होती है वहाँ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन दिखाई पड़ता है। आप देखो स्टूडेंट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को आप कहाँ और देख सकते हैं। देखो स्टूडेंट, अगर कोई बस किसी टर्न पर मुड़ती है तो जैसे ही मुड़ती है बस के गेट पर जो स्टैंडिंग पर्सन खड़ा होता है वो बाहर की ओर कभी कभी बस के बाहर गिर जाता है, क्योंकि देखो स्टूडेंट, जैसे यहाँ से ऐसे बस ऐसे टर्न होना शुरू हुई, यहाँ पर जो पर्सन है ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कारण सीधा जाना चाहता है, लेकिन बस हमारी टर्न हो गई इधर, तो बस के टर्न होने पर ये टर्न नहीं होता। अगर यहाँ पर गेट है तो ये ऐसे बाहर निकल के गिर जाता है इसमें से। ठीक है। इसके एग्जाम्पल वगैरह हम इसमें लगा देंगे, आपको बता रहे हैं, पढ़ते रहिएगा। ठीक है स्टूडेंट।
आप देखो स्टूडेंट, हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे मास। मास तो आप जानते ही होंगे स्टूडेंट कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। ये आप पीछे कई जगह पढ़े हुए हैं। एक चीज़ यहाँ जो हम फिजिक्स से रिलेटेड बता रहे हैं स्टूडेंट, सपोज कर लीजिए ऐसे देखिए स्टूडेंट, ये एक हमारा कोई भी गुटका है, बॉडी है या जो भी है, आप इसको मूव कराना चाहते हैं, इसका मास बहुत कम है तो फोर्स भी कम लगेगा। अगर दूसरे का ऐसे हम लोग इतना बड़ा मास ले लें स्टूडेंट, तो इसको मूव कराने के लिए फोर्स कुछ ज़्यादा ही हमें लगाना पड़ेगा। अगर हम और बड़ा ले लें ऐसे मास, तो इसका मोशन कराने के लिए हमें और बड़े फोर्स की ज़रूरत होगी। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि मास जो है एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, किसकी? मटेरियल की, सब्सटेंस की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उसका आंतरिक निहित गुण है मास। ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है फोर्स के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? फोर्स के अगेंस्ट। जो फोर्स उस पर सब्जेक्टेड है या जो फोर्स उस पर लगा हुआ है, उसके अगेंस्ट जो है ये एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हम लोग मास की डेफिनेशन यहाँ ऐसे पढ़ेंगे स्टूडेंट, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी which determine its resistance or its response against the force with which it is subjected। यानी यहाँ पर देखो स्टूडेंट, हमने क्या बताया कि छोटा मास है तो छोटा फोर्स है, बड़ा मास है तो बड़ा फोर्स है। ठीक, और बड़ा मास हुआ तो और बड़ा फोर्स हुआ। इसका मतलब एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, और जो भी फोर्स अप्लाई है उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, या और इट्स रिस्पांस अगेंस्ट द फोर्स विद विच इट इज सब्जेक्टेड। यानी जो फोर्स इस पर लगा है वो उसी पर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर देता है। आप देखो स्टूडेंट, मास की मेन प्रॉपर्टी क्या क्या होती है स्टूडेंट? पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक, ये मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ठीक, इनहेरेंट का मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी, आंतरिक गुण इसको कहते हैं। दूसरा, इट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, इट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। मास एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इट ओबेज द लॉ ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और ये अर्थमेटिक के लॉ को ओबे करती है। ठीक है, फॉलो करती है। नंबर 3, इट इज डिनोटेड बाय कहीं कहीं एम लिख देते हैं, कहीं कहीं डब्लू लिखते हैं। ठीक, इट्स एसआई यूनिट
इज केजी, और जहाँ हम लोग ग्रेविटेशनल मास पढ़ते हैं वहाँ उसको केजी वेट भी लिखते हैं, ठीक। पर केवल मास के लिए केवल केजी यूज करेंगे, तो ये हमारा मेन मास का है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल मास जहाँ आ जाता है वहाँ इसको यूज करते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल मास के लिए केजी वेट पढ़ते हैं इसको। इट इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट सब्जेक्टेड फोर्स। ये सब्जेक्टेड फोर्स के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस है, इट इज ए रेजिस्टेंस, ठीक है। नंबर 6, इट इंडिपेंडेंट फ्रॉम सराउंडिंग, इट इंडिपेंडेंट फ्रॉम सराउंडिंग। फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक है। इट इंडिपेंडेंट फ्रॉम सराउंडिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मास, नंबर फर्स्ट इनर्शियल मास, नंबर सेकेंड ग्रेविटेशनल मास। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ देखो स्टूडेंट, पहला हम लोग देखेंगे इनर्शियल मास। तो ऐसा मास जो इनर्शिया जिससे मेजर होगी उसको इनर्शियल मास कहते हैं। द मास ऑफ ए बॉडी विच मेजर्स इट्स इनर्शिया क्वांटिटेटिवली इज नोन एज इनर्शियल मास, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम। इसको किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे स्टूडेंट ग्रेविटेशनल मास, ठीक है। साथ साथ हम दोनों लेके चलेंगे स्टूडेंट। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ए बॉडी बाय अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशनल मास, ठीक है। अर्थ किसी भी बॉडी पर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल मास कहते हैं, और इसको हम लोग W लिखते हैं, वेट है एक तरह से ये, ठीक। इट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। और इधर ये क्या है? इट इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, it is inherent property of matter, ठीक। It is constant on every place, it is
not inherent property. It is different on different place. Different place and at the center of earth is zero. At the center of earth is zero. ठीक, यानी जो हमारा इनर्शियल मास होता है वही हमारा मूल रूप से मास होता है। ग्रेविटेशनल मास जो होता है ये कुछ लोगों ने इसको मास में शामिल कर लिया है, पर मेरे विचार से इसे फोर्स में शामिल होना चाहिए, क्योंकि इसका जो एसआई हम लोग इसका लेते हैं मास का केजी है, और इसका जो हम लोग लेते हैं यूनिट स्टूडेंट वो केजी वेट है, और केजी वेट एक फोर्स का यूनिट है। ये केजी वेट है जो फोर्स का एक यूनिट है। ठीक है, तो हम लोग इनर्शियल मास को ही रियल मास मानते हैं और मास की सारी प्रॉपर्टी यही फॉलो करता है। ठीक है, इनर्शियल मास में हम लोग और क्या देख सकते हैं उसको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। इन ए केमिकल रिएक्शन इनर्शियल मास इज कंजर्व। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में इनर्शियल मास हमारा कंजर्व है, ये भी नोट कर लीजिएगा। इन केमिकल रिएक्शन इट इज कंजर्व। ठीक, किसी भी केमिकल रिएक्शन में यह कंजर्व होता है, इनर्शियल मास होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल मास का केमिकल रिएक्शन में कहीं कहीं मतलब हो सकता है, पर मेरी जानकारी में नहीं है। ठीक है, तो आप मेन मास हमारा कौन रहेगा? इनर्शियल मास, जो मास की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ग्रेविटेशनल मास एक तरह का फोर्स है, इसलिए हम इसको फोर्स में ही मानते हैं। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। देयर आर 3 लॉज, यानी न्यूटन्स लॉ के 3 लॉज हैं। पहला हमने यहाँ लिखा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया हमने अभी स्टूडेंट आपको बताया, और वही यहाँ भी बता रहे हैं। इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट देन इट विल रिमेन ऑलवेज इन रेस्ट, एंड इफ ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन then it will remain always in uniform motion until any external force is not be applied। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो ऑलवेज रेस्ट में रहेगा, और जो यूनिफॉर्म मोशन में है वो ऑलवेज यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, आप सुन के स्टेटमेंट आराम से नोट कर सकते हैं। आप देखो स्टूडेंट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो रेस्ट में होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग v इज इक्वल टू u, और ये 0 होगा। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है स्टूडेंट, ठीक, तो यूनिफॉर्म मोशन में है तो v इज इक्वल टू u होगा, और ये कांस्टेंट होगा। ठीक, यानी हमारी वेलोसिटी क्या होगी? या तो कांस्टेंट होगी या 0 होगी। 0 को भी हम लोग कांस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, 0 भी तो एक तरह का कांस्टेंट है ही। ठीक, इसका मतलब
कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म हम लोग अगर लिखेंगे तो dv/dt, और ये हमेशा जीरो रहेगा। ठीक है, ये हम लोगों का न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म है, dv/dt इज इक्वल टू जीरो। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब वो कांस्टेंट अगर रेस्ट में है तो जीरो होगी, रेस्ट में नहीं है तो u और v सेम होगी। ठीक है, यानी चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगी, चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है, अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, वो हमने बता ही दिया, क्योंकि इसमें इनर्शिया का रूल है कि इसमें अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, यहाँ पे कौन जीरो है, एफ एक्सटर्नल फोर्स अगर ये जीरो है, ठीक है, तो इससे भी हम लोग न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई डिराइव कर सकते हैं। देखो ऐसे, इसको हम लिख सकते हैं एम ए लिखते हैं, एम ए इज इक्वल टू जीरो, तो एम dv/dt को एक्सेलरेशन कहते हैं, जीरो हो जाएगा। अगर हम यहाँ से dv/dt निकालें, dv/dt, तो ये जीरो आ जाएगा, m इसके नीचे आ जाएगा। तो यानी एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई नहीं होगा तभी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड होगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे मोमेंटम। मोमेंटम हमारा सेकेंड लॉ से रिलेटेड है न्यूटन के, लेकिन सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले मोमेंटम को जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो मोमेंटम यहाँ जो हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, इसको लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं, इसको लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ केवल मोमेंटम होगा या लीनियर मोमेंटम होगा, दोनों को आप मोमेंटम ही मानेंगे। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ, डेफिनेशन सुनिए स्टूडेंट, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। इट इज डिनोटेड बाय p, दैट इज p इज इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो होता है वो मोमेंटम होता है। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर p इज इक्वल टू m वेक्टर v लिखते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यानी ये हमारी कैसी क्वांटिटी हुई, p इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, इसका यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, p का यूनिट अगर हम लोग निकालेंगे स्टूडेंट, तो यूनिट यहाँ से मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक और हम लोग इसका यूनिट पढ़ते हैं, न्यूटन इंटू सेकेंड पढ़ते हैं, इसको भी कहीं कहीं यूज कर लेते हैं इसके यूनिट के रूप में, न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। स्टेटमेंट बोल रहे हैं, सुन करके नोट कर सकते हैं आप आराम से। द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, इसको लिखते हैं एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp/dt। ये डिफरेंशियल फॉर्म इसका है,
द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये P है, इसका रेट ऑफ चेंज लगा हुआ है, इज इक्वल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं नॉर्मल फॉर्म में, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T लिखते हैं ऐसे, ठीक है। ये भी इसका फार्मूला है। R एक और लिखते हैं स्टूडेंट, R कहीं कहीं स्टेटमेंट ऐसा लिखते हैं स्टूडेंट, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, दिस रिलेशन इज नोन एज न्यूटन सेकेंड लॉ। यानी कहीं कहीं हम लोग इसको पढ़ते हैं F इज इक्वल टू ma, ठीक। अब इसमें आप स्टूडेंट इससे इसको डिराइव कर सकते हैं या इससे इसको डिराइव कर सकते हैं, एग्जाम में दोनों ही पूछता है। तो पहला हम लोग इससे डिराइव कर लेते हैं इसको। तो इससे जब डिराइव करेंगे तो ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होता है, इसको डिराइव कर देते हैं यहाँ से, देखिए, ठीक। F एक्सटर्नल इज इक्वल टू होता है dP अपॉन dt होता है, ठीक। P को हम लोग mv लिखते हैं, तो dmv अपॉन dt कर दिया हमने। तो m कांस्टेंट था, बाहर आ गया, dv अपॉन dt हो गया, dv अपॉन dt हो गया, ठीक। और dv अपॉन dt एक्सेलरेशन होता है, यानी F एक्सटर्नल हो गया, ma हो गया। अगर ma प्रूव करना आ रहा है तो इससे इतना आप डिराइव कर दीजिए, उसमें यहाँ लिख दीजिए, वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ F एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू dP अपॉन dt, और P की वैल्यू mv होती है, m कांस्टेंट है, बाहर हो जाता है, dv अपॉन dt एक्सेलरेशन होता है, ma हो जाता है। दूसरा इससे देखो स्टूडेंट, इससे अगर हम लोग करें तो डेरिवेशन, ठीक। आप दोनों ही तैयार रखिएगा, जो आपसे पूछ दे उसको आप कर सकते हैं। तो इससे अगर हमें डिराइव करना है तो पहले हम इसी को लेते हैं, F इज इक्वल टू ma, ठीक। और m को हम यहाँ लिखेंगे ऐसे, a को लिखेंगे dv अपॉन dt, ये एक्सेलरेशन होता है। m को अंदर कर देंगे स्टूडेंट, तो आ जाएगा dmv अपॉन dt आ जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, F इज इक्वल टू यहाँ आ गया, mv का P होता है, तो dP अपॉन dt हो गया, ठीक है। तो द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। F यहाँ जो है वो यही है, एक्सटर्नल फोर्स ही है, ठीक। इसको ज़्यादातर जगह F को F ही लिखते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को, ठीक है। इसलिए हमने दोनों आपको बता दिया, आप चाहे एक्सटर्नल लिखिए या केवल F लिखिए, दोनों करेक्ट रहेगा, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे इम्पल्स ऑफ फोर्स, ये भी न्यूटन सेकेंड लॉ के अंदर ही आता है, ठीक है। डेफिनीशन मैं आराम से आपको बता दे रहा हूँ। इफ़ एनी फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी फॉर शॉर्टर टाइम, then the product of force and time interval is known as impulse of force, that is I is equal to F into delta t। यानी कि अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स F शॉर्टर टाइम डेल्टा टी के लिए अप्लाई हो गया, तो F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू इम्पल्स होता है। इम्पल्स को हम लोग यहाँ I से डिनोट करेंगे, ठीक। और इसका यहाँ से यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से यूनिट क्या होगा, न्यूटन इंटू सेकेंड होगा। अभी हमने
एक और का यूनिट बताया था न्यूटन इंटू सेकेंड, वो मोमेंटम का पीछे है, ठीक है। तो इसका भी यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड है, इसका भी अदर यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। तो जो मोमेंटम की यूनिट है वही इम्पल्स की यूनिट है। और इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक। तो वेक्टर फॉर्म में आई के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, एफ के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, टाइम के ऊपर कोई वेक्टर नहीं लगता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर टाइम और इसका हम लोग ग्राफ खींचे ऐसे स्टूडेंट, तो इम्पल्स जो होता है, इस ग्राफ का जो एरिया कवर होता है वो इम्पल्स होता है। इधर है टाइम, ठीक, और इधर है फोर्स। इन दोनों के बीच अगर ग्राफ खींचेंगे तो ये हमारा यहाँ पे एफ हुआ, ये हुआ t1 टाइम, यहाँ हुआ t2 टाइम। तो ये जो एरिया कवर हुआ स्टूडेंट, ये एरिया ही इम्पल्स है, ठीक। तो इम्पल्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ये ए बी हमारा ग्राफ है ये, ठीक। ये जो ग्राफ है वो एरिया जो कवर कर रहा है, उस एरिया का एरिया ऑफ T1 ए बी T2, और यानी आई इज इक्वल टू एफ T2 माइनस T1 आया, यानी आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी आया। यानी इम्पल्स में जो ग्राफ आएगा वो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। और कोई भी रहेगा, अगर ग्राफ किसी भी तरह का होगा उसका एरिया निकाल लीजिए, वही इम्पल्स होगा, फोर्स और टाइम के बीच अगर ग्राफ है, ठीक है स्टूडेंट। ये भी वेक्टर क्वांटिटी हमने बता दिया, इसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। और ये न्यूटन सेकेंड लॉ का एक पार्ट है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड इम्पल्स ऑफ फोर्स। अब देखो स्टूडेंट, वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, ध्यान से देखिएगा, वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, ठीक। यहाँ से हो गया इम्पल्स ऑफ फोर्स, और ये होता है आई इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी। अगर हम ऊपर की वैल्यू रख दें स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा डी पी अपॉन डी टी इंटू डी टी, और डी टी कैंसिल हो गया। इससे हमारा निकल आया स्टूडेंट आई इज इक्वल टू डी पी। डी पी क्या है स्टूडेंट, चेंज इन मोमेंटम है। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द इम्पल्स ऑफ फोर्स। ओके स्टूडेंट।